हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जनवरी 2024 की करंट अफेयर की मैगजीन को कवर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी इसकी पॉलिटी, आईआर और इसके साथ साथ इकोनॉमी के सेक्शन को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा सेक्शन है वह सिक्योरिटी के संदर्भ में है। चलिए तो देखते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी, जिसमें आपको पीटी 365 की भी पीडीएफ प्राप्त दी गई है। साथ ही साथ आपको विजन आईएएस की भी जितनी मैगजीन है उनका भी पीडीएफ दिया गया है। सुरक्षा के संदर्भ में आपका टॉपिक आता है केंद्रीय सशस्त्र बलों की पुलिसिंग संबंधी शक्तियाँ, भूस्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी, ड्रोन और सुरक्षा, अवैध प्रवासन, संक्षिप्त सुर्खियाँ, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन एनजी में शायद आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल और सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास। तो ये प्रमुख सुरक्षा के संदर्भ में ये आपके प्रमुख टॉपिक हैं जो कि आज की वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए तो एक एक करके टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पुलिसिंग संबंधी शक्तियाँ। हाल ही में पंजाब सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया हुआ है। इस मुकदमे में केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कामकाजी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चुनौती की दी गई है। तो क्या कहा गया है पंजाब सरकार ने कि अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार को यह कहा गया है कि मुकदमे में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के संदर्भ में ये चुनौती दी है। चलिए तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 131 कहता क्या है। अनुच्छेद 131 जो है वह सुप्रीम कोर्ट को कुछ मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद के संदर्भ में संबंधित है। दूसरा आता है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद के संदर्भ में। और तीसरा आता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद के संदर्भ में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिया गया है। पहला कौन? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा, एक और भारत सरकार किसी और दूसरी ओर किसी राज्य सरकार या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। और तीसरी में होता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 131 को यह कुछ मूल क्षेत्राधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब चलिए जानते हैं बीएसएफ के बारे में कि बीएसएफ होता क्या है। बीएसएफ की जो स्थापना है 1965 में की गई थी, जो कि भारतीय राज्य क्षेत्रों के लिए एक रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। भारतीय राज्य क्षेत्रों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति इसे कहा जाता है। इसका जो प्राथमिक मिशन है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना है और इसके पास विविध कानूनों के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, चीज़ों को जब्त करने का अधिकार होता है। इन कानूनों में दंड प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट अधिनियम जो कि भारत में प्रवेश के संदर्भ में है, और एनडीपीएस अधिनियम सहित इसमें कई अन्य कानून शामिल हैं। और गृह मंत्रालय की इसमें 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक आता है, तो यह इसके अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ ही सीएपीएफ को भी जान लेते हैं कि सीएपीएफ क्या होता है, क्योंकि ये सीएपीएफ के 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक आता है। तो ये इसका जो पेरेंट सुरक्षा बल कह लें तो ये सीएपीएफ है, जो कि केंद्रीय मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 7 पुलिस संगठनों को कार्य करता है। मतलब कि 7 पुलिस संगठन इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बल जो है वह सामूहिक रूप से के रूप में से जाना जाता है। असम राइफल्स पर दोहरा नियंत्रण, इसकी प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होते हैं और इसके परिचालनात्मक जो नियंत्रण होते हैं वह भारतीय थल सेना के पास होते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों की भूमिका को देखा जाए तो यह अलग अलग सीमाओं की सुरक्षा के बल के संदर्भ में, जैसे सीएपीएफ की असम राइफल होना, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और सीमा बल के रूप में कार्य करते हैं। इनमें प्रत्येक में अलग अलग सीमाओं में तैनात किया जाता है। असम राइफल्स को विद्रोहात्मक तरीके से निपटने के लिए इसमें भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को तैनात किया गया है, जो कि बीएसएफ को भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं को तैनात किया जाता है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत चीन सीमा पर तैनात होते हैं, जो कि एसएसबी भारत नेपाल भारत भूटान सीमा पर तैनात है। इसमें विशेष कार्यबल के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है वह भारत में कमांडो की तरह प्रशिक्षित बल के संगठन के रूप में इन्हें स्थापित किया जाता है, जिसमें ये विशेष अभियानों की विशेषज्ञता को युक्त होते हैं। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर सीआईएसएफ जो है वह कुछ
संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि 1969 में जिसे गठित किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि मुख्य रूप से कानूनी पुलिस की सहायता के लिए तैनात किया गया है, इसे कानून के शासन, लोक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा सामाजिक समभाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में गठित किया गया। तो ये भारत के कुछ प्रमुख विशेष सुरक्षा बल हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भी दिए गए हों, जो बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में जो हमारी प्रक्रिया है, इसमें CAPF की जो 7 जो संस्थाएं, मतलब जो इसमें CAPF एक सामूहिक तौर पर कार्य करता है, उनके संदर्भ में जान लेते हैं। जिसमें अभी BSF की जो इसके बारे में डिटेल में चर्चा की, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अनुच्छेद 131 के तहत इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के बारे में चुनौती दी गई है, तो उसके संदर्भ में तो ये आपका BSF आता है, जो कि सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में है। इसी के साथ AR आता है, इसी के साथ ITBP और इसी के साथ SSB आता है। विशेष ऑपरेशन बल में आता है आपका NSG, जो कि आपका इसके संदर्भ में आपको बताया गया है, जो कि भारत में कमांडो की तरह प्रशिक्षित बल के संगठन के रूप में स्थापित किया गया। और आंतरिक सुरक्षा बल से संबंधित बल आते हैं आपके CISF, और आता है CRPF, जो कि CISF जो होते हैं वह कुछ संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को एकीकृत करके सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो CRPF होते हैं इसे मुख्य रूप से नागरिक पुलिस सहायता के लिए तैनात किया जाता है। तो इसमें CAPF के अंतर्गत 7 विशेष बल जो होते हैं, जो सामूहिक तौर पर CAPF का निर्माण करते हैं, जिसमें के अंतर्गत आपके सीमा सुरक्षा के अंतर्गत BSF, AR, ITBP, SSB आता है। विशेष सुरक्षा बल के अंतर्गत NSG आता है, और आंतरिक सुरक्षा के बल के अंतर्गत CISF और CRPF आता है। तो ये आपके जितने भी सुरक्षा बल हैं इनके संदर्भ में दिया गया है। चलिए तो जानते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 131 के अंतर्गत इसके BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, इसके संदर्भ में हमारे आर्टिकल रहा है। तो इससे और भी इस जुड़े हुए पहलू को देखते हैं कि इसके संदर्भ में क्या आता है कि BSF का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के से संबंधित अधिसूचना के बारे में जान लेते हैं कि इसके पहले कब कब इन अधिसूचना को बढ़ाया गया था। सबसे पहले तो इनके तहत अधिकार, मतलब अपराधों को रोकने के लिए इस अधिसूचना को अलग अलग अधिनियमों के तहत अपराधों में विशेष रूप से लक्षित करने के लिए कई प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई। पहला तो जैसे तलाशी देने के संदर्भ में, जब्ती करने के संदर्भ में और गिरफ्तारी अभियान चलाने के संदर्भ में इसमें कुछ विशेष शक्तियाँ इनको दी गई हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं BSF की दंड प्रक्रिया संहिता 1973, पासपोर्ट अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों को इसमें लागू करता है। इसके अधिकार क्षेत्र का जो सीमित विस्तार है, जिसमें आता है कि यह सशस्त्र अधिनियम 1969, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 तक के नहीं है, और किसी भी प्रकार की जांच करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं, जो कि बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र के बावजूद भी यह अधिसूचना BSF को जांच शक्तियां प्रदान नहीं करती, और यह संदिग्ध और अपराधोपी व्यक्तियों को अभी भी आगे की जांच व कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस को सौंपा जाना होगा, इसके संदर्भ में आती हैं। तो ये प्रमुख BSF के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिसूचना होती है। अब इससे संबंधित तथ्यों के अंतर्गत आता है कि BSF के कामकाजी क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की हुई थी, जिसमें सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 139(1) के तहत जारी किया गया था कि पंजाब सरकार इस अधिसूचना को एक संवैधानिक वैधता को चुनौती दे। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 139(1) के क्लॉज 1 में कहा केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे देश के भीतरी भाग में BSF के अधिकार क्षेत्र से संबद्ध अधिकार जारी करता है। वर्तमान अधिसूचना को जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है, जो कि अब तीनों राज्यों में BSF का कामकाजी अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर की ओर 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। साथ ही इसमें जो गुजरात का अधिकार क्षेत्र है उसे 80 किलोमीटर घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत आपका आता है पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, जो कि 15 से 50 किलोमीटर कर दिया है, और आपका जो गुजरात का अधिकार क्षेत्र है वो उसे 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। और राजस्थान का जो अधिकार क्षेत्र है वह 50 किलोमीटर पहले से ही था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह आकलन करता है कि BSF के जो कामकाजी अधिकार क्षेत्र में हुई वृद्धि को उसे BSF अधिनियम की धारा 139 के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थानीय सीमाओं का अतिक्रमण करती है या नहीं।
यह किसी सीमावर्ती राज्य के भीतर उन कारकों पर भी विचार करती है जो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमांकन को प्रभावित करेगी। तो इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं सीएपीएफ से संबंधित पुलिसिंग संबंधी चुनौती शक्तियों के बारे में। पहली शक्ति तो ये प्रदान की गई है कि बीएसएफ को पुलिसिंग संबंधी शक्तियों में 1969 में सीमा सुरक्षा बल 1968 के प्रावधानों के तहत दी गई थी, जिसके बाद 1973 में और 2014 के आधिकारिक अधिसूचनाओं के तहत समायोजन किए गए थे, जिसमें सशस्त्र सीमा बल को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकार दिए गए, जो कि एसएसबी को भारत नेपाल सीमा के सुरक्षा दायित्व को सौंपा गया। विस्तार के पीछे तर्क की बात की जाए तो इसमें आता है कि सभी राज्यों के बीच समान क्षेत्राधिकार होना, परिचालनात्मक कुशलता की आवश्यकता और पुलिसिंग संबंधी कार्यों में दक्षता बढ़ाना, उभरती चुनौतियों और बदलती गत्यात्मक का समाधान करना, सुरक्षा एकत्रण और अग्र कार्यवाही करना इसके अंतर्गत आता है। सीमावर्ती राज्यों की महत्व को देखा जाए, सीमावर्ती राज्यों के महत्व के संदर्भ में आपका सबसे पहले आता है सामरिक महत्व। सामरिक महत्व के अंतर्गत आता है कि यह वह इस तरीके से यह इम्पोर्टेंट होता है जो कि बाहरी खतरे से सुरक्षा की एक प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य करता है, जो कि देश की सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आता है आर्थिक महत्व, जो कि इनका सीमा पार व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीसरा आता है सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव, जो कि सीमावर्ती राज्य सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों, लोगों के बीच संबंध, सांस्कृतिक विनिमय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और नेक्स्ट आता है कानून परिवर्तन की अनिवार्यता, जो कि सीमावर्ती राज्यों में कठोर कानून परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, जो कानूनों को लागू करने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कूटनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो यह पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध सीमावर्ती राज्यों द्वारा प्रदर्शित स्थिरता और सहयोग को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो यह सीमावर्ती राज्यों के लिए प्रमुख महत्व होते हैं, जो कि सामरिक महत्व, आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव, कानून परिवर्तन की अनिवार्यता और कूटनीतिक संबंध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि सीएपीएफ में पुलिसिंग संबंधी प्रदान करने वाली उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहली आती है संघवाद से संबंधित चिंताएं, जो कि राज्यों के अनुसार कानून और व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, जो कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से इससे समझौता किया जाता है, इसलिए यह संघीय ढांचे के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करती है। दूसरा आता है स्थानीय आबादी के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता संबंधी मुद्दे, जो कि राष्ट्रीय जवाबदेही तंत्र को स्थापना की गई है, लेकिन अगर उन तक पहुंच की बात की जाए तो उनकी तुलना राज्य पुलिस बलों पर स्थापित जवाबदेही तंत्रों का पहुंच आसान होता है। बीएसएफ के मुख्य कार्यों का प्रभाव होना, जो कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर यह संभावना व्यक्त की गई है। राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय की कमी देखी गई है, जो कि एक चिंता का व्यक्त की जा रही है। मानवाधिकार में स्थापित उल्लंघन होता है, जो कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए मानवाधिकार के उल्लंघन में वृद्धि होती है, जिसके कारण पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना शक्तियों का मनमाना उपयोग हो सकता है। इसके संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है समावेशी निर्णय निर्माण, जो कि भारत की विस्तृत सीमाओं भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए सीमा सुरक्षा से संबंधित निर्णयों में समावेशी निर्णय निर्माण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेहतर सुरक्षा के लिए केंद्र राज्य के बीच संयुक्त पहल का होना, जो कि इसके पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाना, सीएपीएफ और राज्य पुलिस के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना मिलता है। संघीय संचार माध्यमों को पुनरुद्धार किया जाता है, जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेगा जो कि अलग अलग राज्यों में दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर अंतर्राज्यीय परिषद का होना। नेक्स्ट आता है सीमा सुरक्षा बल के बारे में आपको बढ़ता ही दिया गया है कि यह सीएपीएफ के अंतर्गत 7 प्रमुख संस्थानों मतलब कि 7 प्रमुख बलों में से एक आता है। नेक्स्ट आता है भूस्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी के बारे में। आईएसआरओ द्वारा भूस्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो इसके संदर्भ में मतलब हाल ही में इसरो के द्वारा यह प्लानिंग की गई है कि जो 5 वर्ष हैं उनमें 50 उपग्रह लॉन्च करेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं भूस्थानिक डेटा के बारे में कि भूस्थानिक आखिर होता क्या है, जिसके अंतर्गत यह 50 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। भूस्थानिक डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद ऑब्जेक्ट, घटनाओं और घटनाओं के बारे में डेटा बताता है। मतलब कि पृथ्वी की सतह पर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, जो भी परिघटनाएं होंगी, उन सभी के डेटा को प्राप्त करता है। इसकी अवस्थिति अल्पावधि में स्थिर होती है, जो कि उदाहरण के लिए किसी सड़क की अवस्थिति, किसी भूकंप की घटना, गरीबी में रहने वाले बच्चे आदि आते हैं। और गतिशील के अंतर्गत आता है इसमें एक चलता वाहन या पैदल यात्री, किसी संक्रामक बीमारी का फैलना आदि इसके अंतर्गत होता है।
तो ये जो डेटा होते हैं वह दो तरीके से कार्य करता है, एक शॉर्ट फॉर्म में होता है और एक गतिशील फॉर्म में होता है। शॉर्ट के अंतर्गत जो आता है, इसके अंतर्गत सड़क की अवस्थिति होना, किसी भूकंप की घर घटना होना, करीबी में रहने वाले बच्चे आदि आते हों, जो कि आपकी गतिशील के अंतर्गत एक चलता वाहन या पैदल यात्री, किसी संक्रामक बीमारी आदि इसके अंतर्गत आती है। तो ये भूस्थानिक डेटा के अंतर्गत इसे विभिन्न तरीके से देखा जाता है। भूस्थानिक इंटेलिजेंस को भी साथ में देख लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है, जिसे जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो यह जो है वह कई तरह के इन्फॉर्मेशन लेयर से बना होता है, जो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर देता है: मैं कहाँ हूँ, मित्र कहाँ है, शत्रु कहाँ है, वे कब आगे बढ़ सकते हैं, गैर युद्धक कर्मी कहाँ हैं, बाधाएं कहाँ हैं और उनके बीच नेविगेट करूँ, आसपास परिवेश कैसा हो, इसरो क्या अर्थ निकाले, इसका क्या प्रभाव होगा। तो इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन उठाता है। तो ये आता है आपका भूवैज्ञानिक उपग्रह और भूवैज्ञानिक इंटेलिजेंस के बारे में। चलिए तो इससे संबंधित तथ्यों को जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत आता है कि इस योजना के तहत पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों के एक समूह को स्थापित किया जाएगा। मतलब कि जो पृथ्वी की अलग अलग कक्षाएं स्थापित की गई हैं, उसमें एक ग्रुपिंग के तौर पर इसे स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी करना और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की इमेज लेना होता है। भूस्थानिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों की क्षमता में सुधार होगा। साथ ही साथ इसमें भूस्थानिक डेटा के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित डेटा संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो 5 वर्षों में उपग्रह लॉन्च करेगा, उसके संदर्भ में बताया गया है कि यह एक ऐसे पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में एक ऐसे समूह का स्थापित करेगा, जो कि इसमें सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी भी करेगा, हजारों किलोमीटर क्षेत्र की इमेज भी लेगा और एआई के माध्यम से एक डेटा संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। तो इसके संदर्भ में ये आया हुआ है। भूस्थानिक आसंरचना या खुफिया जानकारी के बारे में जानें कि यह जो जानकारी होती है वह भूस्थानिक आसंरचना या खुफिया जानकारी का एक इंटेलिजेंस संबंधी विषय क्षेत्र होता है, जिसके तहत विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को बेहतर ढंग से वर्णन करने और इमेज प्राप्त करने के लिए भूस्थानिक डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसमें पृथ्वी पर कहीं भी मानवीय गतिविधियों और भौतिक भूगोल का सर्वेक्षण या आकलन करने के लिए इमेजरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भूस्थानिक आसंरचना या खुफिया जानकारी की आमतौर पर विविध प्रौद्योगिकियों में मिलकर बने डेटा को एकत्र करने, समेकित करने के लिए किया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों में अलग अलग उपग्रह, मोबाइल सेंसर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, हवाई छवियों आदि को शामिल किया गया है, जिसमें इस डेटा का उपयोग रियल टाइम मानचित्रण और सिमुलेशन मॉडल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न होने की संभावना का पता लगाया जा सकेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कब, कहाँ, किस स्तर पर विविध प्रकार के संकट जैसे आपदा, वनाग्नि, हाइब्रिड युद्ध आदि उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो ये प्रमुख खुफिया जानकारी के बारे में दिया गया। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी या सक्षम आसूचना एकत्र करने के महत्व को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि भारत की आसूचना प्रणाली मजबूत होगी, जिसमें भूस्थानिक डेटा उच्च रिजोल्यूशन आधारित उपग्रह छवियों को अत्यधिक निर्भर रहता है। इस तरह यह आसूचना निगरानी ठोही गतिविधियों में सटीकता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाता है। दूसरा आता है स्थिति जन्य जागरूकता को आगे बढ़ाने में सहायक होना, जो कि भूस्थानिक डेटा में रियल टाइम निगरानी की एक विशेष क्षमता होती है। इसलिए यह गंभीर आपात जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तुरंत और सुरक्षित निर्णय निर्माण में कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तटीय निगरानी प्रणाली और सीमा सुरक्षा को मजबूती बल मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सीमाओं के आर पार खतरों या क्षेत्रों का हॉटस्पॉट का मानचित्रण करना, संभावित आंतरिक और बाह्य सुरक्षा खतरों को रोकना, जैसे कि अवैध घुसपैठ पर नजर रखना। युद्ध के समय बेहतर लक्ष्यीकरण और युद्ध क्षति का आकलन किया जाएगा, जो कि इसके दुश्मनों के विश्लेषण में काफ़ी मदद देती है। और नए और उभरते खतरे से निपटने में सहायक होना, जिसका भूस्थानिक डेटा के खतरों में पूर्वानुमान के माध्यम से इसका मदद रोकने में मदद करती है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भूस्थानिक डेटा में जोखिम समन, तैयारी, प्रक्रिया और बचाव आपदा रिकवरी चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सैन्य और असैन्य लॉजिस्टिक प्रदान करता है। परिचालनात्मक समर्थन होगा। समुद्री डोमेन जागरूकता होगी, जिससे क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार करके समुद्री क्षेत्रों की अधिक व्यापक निगरानी क्षमता प्राप्त होती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अब आता है भूस्थानिक डेटा के संदर्भ में भारत के प्रयास के बारे में। पहला तो आता है भूपर्यवेक्षण उपग्रह, जो कि भारत में रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का सबसे बड़ा समूह संचालन होता है, जो EOS-07 फरवरी 2023 में पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। इसे समर्पित संस्थानों की स्थापना के संदर्भ में जैसे भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली, जो इसरो की एक घटक है, तथा भारतीय राष्ट्रीय भू रचना सूचना विज्ञान केंद्र आदि होता है।
राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना, जिसमें पहुंच में सुधार की दिशा में कार्यान्वित किया जाता है, जो कि केंद्र या राज्य में सरकारों के डेटा प्रदान करने वाली विविध एजेंसियों में स्थापित डेटा नोड्स के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। नाविक, जो कि नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेंट्स, जो कि लोकेशन संबंधी सूचना सेवा प्रदान करने के लिए भारत द्वारा संचालित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। भुवन पोर्टल, जो कि इसरो द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय भू पोर्टल है जो सैटेलाइट इमेजरी और मानचित्रण प्रदान करता है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति, जिसके तहत क्षेत्र को समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण करती है, साथ ही यह बढ़ते व्यवसायीकरण के लिए डेटा के लोकतंत्रीकरण में समर्थन करती है, इसके अंतर्गत आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यह कई सक्रिय मोर्चों के साथ विविधतापूर्ण बड़ी सीमा, जो कि 15,000 किलोमीटर से भूमि सीमा और 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा में मौजूद है, जहां पारिस्थितिकियां तेजी से विकसित हो रही हैं। और ऐसे में सबसे प्रभावी ढंग से भूमि पर सैनिकों की सहायता करने के लिए भू स्थानिक आसूचना या खुफिया जानकारी का उपयोग एक आदर्श उपकरण बन जाता है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है ड्रोन और सुरक्षा के संदर्भ में। ड्रोन के संदर्भ में देखा जाए तो आखिर ड्रोन होते क्या? ड्रोन एक मानव रहित हवाई वायुयान होते हैं जो रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम, या जिन्हें जमीन से पायलट द्वारा या प्रौद्योगिकी की मदद से नियंत्रित किया जाता है। यह काउंटर ड्रोन या एंटी ड्रोन तकनीक के संदर्भ में है, जो कि प्रौद्योगिकी प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल होता है। हाल ही में अडानी डिफेंस ऑफ एरोस्पेस में भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन को शुरुआत की गई है। यह जो इसके अंतर्गत इसमें हैदराबाद से पोरबंदर तक की अपनी यात्रा शुरू की है और इसमें नौसेना के समुद्री अभियानों को शामिल होने के लिए चिन्हित किया गया। यह पहला स्वदेश रूप से निर्मित यूएवी है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। यह नौसेना में समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिसमें समुद्री डकैती को रोकने संबंधी अभियानों और अन्य समुद्री मिशनों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। यूएवी के अंतर्गत मुख्य विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें यह एडवांस इंटेलिजेंस, निगरानी और ठोस क्षमताओं से युक्त होता है। यह मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी होता है, जिसका अर्थ होता है कि मध्यम ऊंचाई पर अधिक देर तक रह सके। इसकी पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम होती है। ऐसा तंग 4671 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो नाटो समझौते के तहत स्थापित मानक है और इस कदम का सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका को देखा जाए तो पहला आता है निगरानी और आसूचना का एकत्रण, जो कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ड्रोन के उपयोग दूरस्थ निगरानी, ठोस और आसूचना एकत्रण में किया जाता है। आक्रामक सैन्य अभियान, जो कि ड्रोन की अत्यंत दुर्गम या खतरनाक स्थानों या दुर्गम या दुश्मन या उनकी अवसंरचना पर हमला करने के लिए किया जाता है। मानवयुक्त विमानों को प्रतिस्थापित किया जाता है। सैन्य लॉजिस्टिक प्रदान किया जाता है। सैन्य बलों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होता है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने उपयोगी होता है, जिसका उपयोग भीड़ की निगरानी, अवैध गतिविधियों को नजर रखने, खोज और बचाव आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इसके संदर्भ में आता है। ड्रोन प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होना, जो कि ड्रोन के अपराधियों गलत हाथों में पकड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोरिंग हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए पाकिस्तान की ओर ड्रोन की सीमा पार घुसपैठ कराई गई थी। ऐसे ड्रोन सिविलियन, एरोस्पेस और परमाणु प्रतिष्ठानों जैसी महत्वपूर्ण संरचना के लिए खतरा पैदा करते हैं। ड्रोन इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार करना, जो कि कुशल ड्रोन संचालकों, ड्रोन इंजीनियरिंग, सेवा इंजीनियरों, गुणवत्ता निरीक्षकों आदि की कमी है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिनाइंड परिवेश, जो कि जीपीएस में उपकरणों के उपयोग के लिए आयातित ड्रोन में जीपीएस डिनाइंड परिवेश में परिचालन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इजराइल ने खरीदा गया हेरोन M2 मेल मानव रहित हवाई वाहन होता है। ड्रोन बैटरियों में कमी होना, जो कि कम वजन की आवश्यकताओं के कारण अब ड्रोन विनिर्माण में पारंपरिक निकल, कैडमियम और सिल्वर जिंक बैटरियों का उपयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय यह उन्नत लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक बैटरियों में ड्रोन का वजन बढ़ रहा है। भारतीय ड्रोन विनिमय के बारे में, यह जो ड्रोन विनिमय के दिशा निर्देशों को देखा जाए तो वर्ष 2019 में नागर विमानन मंत्रालय ने इस दस्तावेज किया है कि इसका उद्देश्य ड्रोन से संबंधित खतरों का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ड्रोन नियम 2021 के तहत भारतीय हवाई क्षेत्रों को 3 जोन, जिसमें ग्रीन, येलो, रेड में विभाजित किया गया है, और ये ड्रोन उड़ाने की स्वीकार्यता के आधार पर निर्धारित होते हैं।
रेड जोन में ड्रोन नहीं उड़ा जा सकते हैं और यह केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अलावा किसी भी ड्रोन के संचालन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ड्रोन के संदर्भ में आता है। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों में पहला आता है विदेशी ड्रोन का अधिग्रहण करना, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक आयात होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल से ड्रोन की खरीद होना। हेरोन मार्क सेकेंड ड्रोन, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस है ड्रोन है, इसे भारतीय वायुसेना में भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ लगती उत्तरी सीमाओं की सर्विलांस के लिए शामिल किया गया है। सर्चर MK सेकेंड ड्रोन, जो कि इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री में विकसित किया गया है, यह भारतीय थल सेना और नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ठोई ड्रोन है। ड्रोन डिटेक्ट डेटर एंड डेट्रॉइट सिस्टम, जो कि DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है। सीमा सुरक्षा बल, जैसे भारत पाक सीमा में जो ड्रोन के बदले खतरे से निपटने के लिए संचालित स्थिर और वाहनों के लगे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। स्वदेशी UAV सिस्टम, जो कि DRDO के कई UAV सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसमें विकास के अलग अलग चरणों में होता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, जिसमें DRDO लक्ष्य जिस ड्रोन का उपयोग वायु में संभावित खतरे की सावधानीपूर्वक पहचान करने और उनसे समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसे सॉलिड प्रोपेलेट रॉकेट मोटर द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि टर्बोनेट इंजन उड़ान द्वारा इसकी बनाई गई है। DRDO निशांत, जो कि एक मल्टी मिशन UAV है, जिसे दिन या रात के समय निर्गार करने की क्षमता होती है। MI मोबाइल हाइड्रोनीमीटर लॉन्चर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह युद्ध क्षेत्र की निगरानी, टोह लेने, लक्ष्य ट्रैकिंग या उसके स्थान की पहचान करने और आर्टिकली फायर में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। रुस्तम फर्स्ट, जो कि कंपोजिट व 800 किलोग्राम श्रेणी के शॉर्ट रेंज रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है, जो सर्विलांस, इंटेलिजेंस, टोह लेने, लक्ष्य प्राप्ति और इमेज के उपयोग में सूक्ष्म प्राप्त करने की क्षमताओं से युक्त है। तपस्या रुस्तम 2, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस UAV होता है, जो खुफिया निगरानी, लक्ष्य की खोज, ट्रैकिंग, टोही सेवाएं प्रदान करता है। इससे विकासात्मक परीक्षणों के अंतिम चरण है। आर्चर, जो कि शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल वेपनाइज्ड के नाम से जाना जाता है, यह खोज, निगरानी और कम तीव्रता वाले संघर्ष से निपटने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसके आगे की राय में देखा जाए तो अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में विकास और तैनाती में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, जिससे रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार जैसी पहल को शुरू किया जाना चाहिए या फिर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ड्रोन तैनाती पर त्रिसेवा संयुक्त सैद्धांतिक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कि ड्रोन के सैन्य संबंधी उपयोगों को या मुद्दों को संचालित करे, उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ावा दे। नेक्स्ट आता है अवैध प्रवासन। अवैध प्रवासन गुजरात में अपराध जांच ब्यूरो विभाग ने भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाले विमान से संबंधित अवैध प्रवासन के मामले की जांच कर रहा है, जिसमें विमान को फ्रांस की जांच के लिए लैंड करवाया गया। अवैध प्रवासन के संदर्भ में आता है कि इसका तात्पर्य लोगों द्वारा बिना वैध दस्तावेजों के गैर कानूनी तरीके का उपयोग करके एक देश से दूसरे देश में सीमा पार प्रवास करने से होता है, जो कि भारतीय संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार एक विदेशी को निम्नलिखित अवैध आवासीय प्रवासी के रूप में परिभाषित किया गया है। वैध पासपोर्ट या अन्य निर्धारित यात्रा संबंधी दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है। वैध पासपोर्ट या अन्य निर्धारित यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है, लेकिन ये अनुमत समावधि पूरी होने पर भारत में ही रहता है। अवैध प्रवास के कारण होते हैं आर्थिक कारक का होना, बेहतर जीवन स्तर होना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमेरिकन ड्रीम में वादा अभी भी बहुत से वैध और अवैध प्रवासियों की अमेरिका में आकर्षित करता है और द अमेरिकन ड्रीम आदर्शों का एक समूह होता है जो सामाजिक स्वतंत्रता और अधिकार शामिल होते हैं। मानव तस्करी नेटवर्कों की उपस्थिति होना, राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न जैसे कि तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों को भारत में शरण लेनी पड़ी है। अधिक जनसंख्या होना, प्राकृतिक आपदाएं, सोशल नेटवर्किंग की मौजूदगी इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके कारण है। अवैध प्रवासन के प्रभाव, जिससे आर्थिक शोषण होना, कि आर्थिक शोषण के संदर्भ में देखा जाए तो अवैध और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के पास कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है और वे औपचारिक, अस्थायी और असुरक्षित नौकरियों और यहाँ तक कि बलाश्रम में प्रतिशोभित होते हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे हमले, बलात्कार और जबरन वसूली जैसे अपराध से। हिरासत और निर्वासन का जोखिम रहता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका में हिरासत केंद्रों को अक्सर आरोप लगता रहता है और वहाँ रहने की स्थिति खराब है।
इससे बच्चों की संदिग्ध बंदियों और शारीरिक एवं मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक तनाव होता है, संगठित अपराधों को बढ़ावा मिलता है। अवैध प्रवासन को रोकने के लिए आरंभ की गई पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो पहली आती है सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं अभियान, जो कि विदेश मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य रोजगार के लिए विदेश जाते समय सुरक्षित और वैध मार्गों का उपयोग करने वाले जागरूकता प्रसार करना है। दूसरी आती है प्रवासन और गमनागमन साझेदारी समझौता, जो कि इस तरह का समझौते का उद्देश्य वैध और व्यवस्थित प्रवासनों को प्रोत्साहित करना है, साथ ही पहचाने गए और अवैध प्रवासियों को उनके देश में वापसी का आश्वासन देना और अनियमित प्रवासन को समाप्त करना। ऐसा समझौता फ्रांस जैसे देशों के साथ किया गया। सीमा प्रबंधन, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकना होता है, जिसमें पहली आती है सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लड लाइटिंग आदि की भौतिक अवसंरचना का निर्माण करना। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति जन्य जागरूकता में सुधार की एक तकनीकी समाधान है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल असम राइफल्स द्वारा नियमित गश्त और सुरक्षारोधी अभ्यास होते हैं। वैश्विक पहलों के संदर्भ में आता है सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनाया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के तहत एक वैश्विक समझौता है, जिसमें सभी आयामों, जिसमें रोजगार, पर्यटन आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए सामान्य नियम पालन को केंद्रित करता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के संदर्भ में मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है और जिसके उन्मूलन के लिए उद्देश्यों में से एक है सीमा पार संगठित अपराध के लिए खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसके तहत भूमि, समुद्र, वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ इसका निर्माण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जो कि संगठन प्रवासियों की तस्करी में पीछे आपराधिक नेटवर्क को जोड़ने या तोड़ने में राष्ट्रीय पुलिस प्राधिकारियों को प्रयास का सहायता प्रदान करता है। अवैध प्रवासन की चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो डेटा का अभाव होना, अव्यवस्थित सीमाएं होना, ट्रैवल एजेंसियों का प्रभावी विनिमय होना, समन्वय से संबंधित मुद्दे, संगठित अपराधों की समूह में भागीदारी, कानूनी कमियां होना है। आगे की राय में देखा जाए इसके सुझाव में दिया गया है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना, कि ये प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय होती है, जिस कारण से अवैध प्रवासन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डेटा लेन देन, मानवाधिकारों की सुरक्षा आदि के लिए एक संस्थागत तंत्र आवश्यक होता है। मानव तस्करी से निपटना, स्थलीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का विस्तार होना, संगठित अपराध को रोकना और शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर को आता है। अब आता है डंकी रूट या डोंकी मार्ग। ये इसके संदर्भ में अभी हाल ही में एक मूवी भी बनाई गई है इस मार्ग के से रिलेटेड, कि यह विश्व में लोगों द्वारा अपने देश की सीमाओं और से बाहर निकलकर किसी अन्य देश में पहुंचने के लिए अपनाया जाने वाला एक अवैध मार्ग होता है। यह भारत में के संदर्भ में लोकप्रिय डोंकी मार्ग कुछ लैटिन अमेरिकी देशों से होकर जो करते हैं, जो भारतीयों को वीजा ऑन अराइव की सुविधा प्राप्त होते हैं। तो ये डंकी मार्ग के संदर्भ में है, जिसके रिलेटेड अभी हाल ही में एक मूवी भी बताई गई है, जिसको आप संक्षिप्त में उसको देख के समझ भी सकते हैं कि ये मार्ग में कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, किस तरीके की ये प्रक्रिया होती है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका संक्षिप्त सुर्खियाँ। संक्षिप्त सुर्खियों में आती है सबसे पहले ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वह भारतीय थल सेना में जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में सैनिकों पर बार बार हो रहे हमलों के बीच आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। यह सर्वशक्ति की जो शुरुआत है उसे 2003 में ऑपरेशन सर्व विनाश की तर्ज पर ऑपरेशन सर्वशक्ति की योजना बनाई गई थी। और इस ऑपरेशन में भारतीय थल सेना के पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के दोनों और सक्रिय आतंकवादियों से निपटेगी और इसका उद्देश्य चिनार कॉर्प्स और व्हाइट नाइट कॉर्प्स के साथ संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान चलाना है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा। इस क्षेत्र के महत्व को देखा जाए तो उग्रवादियों के लिए रणनीतिक क्षेत्र होना, प्राकृतिक विभाजन और प्रमुख प्रवेश मार्ग होना, आतंकवादियों को फोकस क्षेत्रों में बदलाव होना है आता है। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में जाने तो इसकी जो प्राकृतिक सीमा है वह जम्मू कश्मीर को रेखांकित करता है और वहाँ लैंडस्केप की सांस्कृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। इसमें देव टिब्बा इंद्रासन सबसे ऊंची चोटी है और दर्रे में देखा जाए तो बनिहाल दर्रा पीर की गली कश्मीर और जम्मू के आपस में जोड़ती है, जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। और यह नदियाँ चिनाब से झेलम से चिनाब के बीच फैली हुई हैं, जो कि भारतीय क्षेत्र में राजौरी, बुद्धल और पुंछ जैसे क्षेत्र आते हैं, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आकाश एनजी या न्यू जनरेशन मिसाइल। रक्षा अनुसंधान या डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है जो अत्यधिक तीव्र गति से आने वाले हवाई खतरों को नष्ट करती है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। यह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे
मल्टी फंक्शन रडार लगा हुआ है जो कि सर्च, ट्रैक, फायर कंट्रोल जैसे 3 कार्यों में सक्षम है। यह आकार अधिकार प्रणाली कम दूरी से सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है जो कि बहुरक्षा प्रणाली है जिसे DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। INFS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल। INS इम्फाल भारत से विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा स्वदेशी स्टील्ड गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत होता है जो प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 जहाज़ों का विकास किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम श्रेणी, प्रोजेक्ट 15A कोलकाता श्रेणी, प्रोजेक्ट 15 दिल्ली श्रेणी की सीरीज में नई विध्वंसक पोत का श्रेणी होती है। INS इम्फाल की मुख्य विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें आता है भारतीय नौसेना में वाटरशिप डिजाइन ब्यूरो से डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को स्वदेशी टारपीडो लॉन्चर से लैस किया गया है। इसके निर्माण में इस्तेमाल सामग्री में लगभग 75% सामग्री स्वदेशी है जो कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के भारत के प्रयासों को दर्शाती है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की आखिर क्यों आवश्यकता है, इसके संदर्भ में जानते हैं। यह निर्णय लेने में मदद करती है भूसामरिक मुद्दों के संदर्भ में, और इसके साथ ही साथ इससे आत्मनिर्भरता में कमी होगी, सप्लाई चेन में बाधा बचेगी, और अन्य लाभों के संदर्भ में देखा जाए तो यह चीन जैसे दुश्मन पड़ोसियों से निपटने में मदद मिलेगी जो कि मित्र राष्ट्रों में रक्षा अधिकार उपलब्ध कराने में मदद करते। रक्षा क्षेत्र की स्वदेशीकरण के लिए पहले की गई है। पहला तो आता है DAPA रक्षा अधिकरण प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से खरीद को प्राथमिकता देना, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के तैयार करना, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल शुरू करना, आयुध कारखानों का निगमीकरण किया जाना, रक्षा उद्योग के गलियारों का निर्माण किया जाना, सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रैंकिंग प्रमाण पत्र दिए जाना, सृजन पोर्टल तैयार करना जिसमें वेंडर्स को ऐसे सामानों तक पहुंच प्रदान करना जिनका स्वदेशीकरण किया गया। रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की मुख्य चुनौतियों को देखा जाए तो इसमें पहला आता है निजी क्षेत्र में भागीदारी कम होना, अनुसंधान एवं विकास के लिए धन का कम आवंटन होना। नेक्स्ट आता है कि सुर्खियों में रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास, जिसके अंतर्गत पहला आता है खंजर अभ्यास जो कि भारत किर्गिस्तान में संयुक्त विशेष बल में हिमाचल प्रदेश खंजर अभ्यास शुरू करेगा। साइक्लोन अभ्यास जो कि भारत मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास का दूसरा संस्करण मिस्र में आरंभ किया गया। और भारतीय वायुसेना का डेजर्ट नाइट अभ्यास जो कि भारतीय वायुसेना के अलावा फ्रांस की वायुसेना और अंतरिक्ष बल तथा संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात की वायुसेना भी हिस्सा लेगी। डेजर्ट साइक्लोन जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सी ड्रैगन अभ्यास जो कि भारत में साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया का, जापान की नौसेनाएं भाग लेती हैं। मिलन 2024 जो कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। अभ्यास आयुक्त या था जो कि दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास थाया आयोजित किया गया है जो कि द्विपक्षीय अभ्यास के साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्त इंडो थाई कॉर्पेट का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसी के साथ ही हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विथ दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।